नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार आपकी मुलाकात होती है ऐसी शख्सियत से, ऐसी हस्ती से जो साहित्य की यात्रा पर, साहित्य के सफ़र पर अपनी उड़ान पर है। साहित्य के अदब के आसमां में ऐसे पक्षी हैं जो अपनी ऊंचाइयां छू रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, अपनी पहचान बनाई है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो शख्सियत है, वो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई विधा नहीं जो उन्होंने लिखे बगैर छोड़ी हो, चाहे कहानी हो, गीत हो, कविता हो, उपन्यास भी मतलब वो कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवादक बहुत अच्छे हैं, बायोग्राफी लिखते हैं। और एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि वो काम जो कर रहे हैं अनुवाद करने का, बहुत बिरले लोग होते हैं, क्योंकि अनुवाद करना एक मुश्किल विधा है। एक ऐसा पुल, एक ऐसा सामंजस्य बनाते हैं दो भाषाओं के बीच कि आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य की भाषा में एक पुल का काम करते हैं अनुवादक के तौर पर। और बायोग्राफी लिखते हैं और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े मान सम्मान उनकी झोली में हैं और विदेशों में भी यात्राएं की हैं, वहाँ से भी सम्मानों से अलंकृत हैं। और आजकल वर्तमान समय में चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी में सचिव के पद पर विराजमान हैं और अनुवाद कर रहे हैं, लिख रहे हैं और अनेक संस्थाओं के सदस्य हैं। शहर की कोई ऐसी साहित्यिक संस्था नहीं जहाँ पे उनका सहयोग ना हो, उनकी मौजूदगी ना होती हो। बड़े बड़े मंचों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाओं को भी सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कुछ ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष भास्कर जी की। सुभाष जी, आप स्टूडियो में आए, जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक में आपने दस्तक दी, इसके लिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। जस हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी, हमने आपका प्यार भरा नमस्कार ग्रहण कर लिया और क्योंकि अब हम आपके ऊपर सवाल दागेंगे, आप तैयार रहिए। एक के बाद एक ऐसे सवाल आपके पास आ रहे हैं कि आप और मैं तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे दर्शक जब उनको पता चलता है कि आज स्टूडियो में जो साहित्यकार हैं, दस्तक में जो साहित्यकार हैं, वो पंजाब से हैं, किस जिले से हैं, किस पिंड से हैं, तो बाहर विदेशों में बैठे हमारे जो भारतीय हैं, उनके दिल को जो सुकून मिलता है, हमें फोन कॉल्स के माध्यम से, उनकी लाइव कॉल से हमें पता चलता है कि वो उनको बेहद खुशी होती है अपनी माटी के, अपने गाँव के, अपने शहर की शख्सियत के दर्शन करके। तो ये हमारा हमेशा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आप एक राइटर हैं, जानी मानी हस्ती हैं, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पढ़ाई कहाँ करी, फिर नौकरी क्या करी, जरा अपने बारे में बेसिक सी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, मेरा जन्म तो हुआ गांव पायल में। जी, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का एक इंटीरियर में जाकर थोड़ा सा गांव है और बहुत ही प्राचीन कस्बा है। जी, और ऐसा प्राचीन कस्बा कि यहाँ बहुत से मंदिर हैं, बड़े प्राचीन मंदिर हैं। जी, एक वहाँ पर मंदिर की मैं जरूर बात सुनाऊंगा, प्राचीन शिव मंदिर। जी, उसको एक बार किसी मुगल शासक ने विध्वंस भी किया, लेकिन बाद में उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि इसको दोबारा बनाया जाए, तो उन्होंने उस मंदिर को दोबारा फिर निर्मित किया। और उस मंदिर के जो छत है उसकी, उस पर आज भी मुगल काल की दीवार पेंटिंग्स मौजूद है। पुनर्निर्माण किसने करवाया उस मंदिर का? जो कोई जिसने पहले विध्वंस कराया था, उन्होंने लोगों के सहयोग से फिर से बनवाया, गांव वालों के सहयोग से। तो आज अगर आप जाओ, विजिट करो, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है वहां पर, और उनकी जो छत पर वो मैंने पेंटिंग्स बताई हैं, आज भी वो मौजूद है। क्या बात तो इतना प्राचीन हमारा वो शहर है, कस्बा है। तो एक चीज तो ये महत्वपूर्ण वहाँ की जरूर है। दूसरा, वहाँ पर रामलीला होती है। अच्छा। और रामलीला तो हर जगह ही होती है, तकरीबन शहरों में, गाँव में। लेकिन हमारे वहाँ एक परिवार है जो रामलीला करता आ रहा है बड़ी देर से, पता नहीं कितने वर्ष हो गए।
सैकड़ों वर्षों से वो रामलीला खेलते आ रहे हैं। उनके यहाँ एक प्रथा है कि अगर वो रामलीला नहीं खेलेंगे तो उनके घर में डेथ हो जाएगी। ये ऐसा मिथ है, और मिथ ऐसे बना कि हुआ भी होगा उनके साथ ऐसा। तो वो जो परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी अब खेलते आ रहे हैं, और वहां पर हमारे गांव में पक्का रावण का बुत बना हुआ। अच्छा जी। आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। इंडिया में एक पायल ऐसा शहर है, यहाँ पर एक बहुत ऊंचा रावण का बुत बना हुआ है। वहां दशहरे का मेला भरता है, रामलीला होती है, उसी पर पटाखे रख के वो जलाते हैं। लेकिन रावण को नहीं जलाते हैं, उसी पर पटाखे रख के थोड़ा सा प्रतीक रूप में करते हैं, लेकिन स्टैचू बना हुआ। अच्छा। ये एक गांव की नई चीज है। सो बड़ा प्राचीन कस्बा है, हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल भी अगर देखा जाए। पायल तो 2 मुख्यमंत्रियों की कंस्टिट्यूएंसी है। वो कौन से? बेअंत सिंह थे। अच्छा। मुख्यमंत्री, उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। उनसे पहले रियासत में होता था ये शहर, पटियाला रियासत में, तो सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला होते थे। सो बड़ा अदरवाइज प्राचीन हिस्टोरिकल भी है, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं मैट्रिक तक मेरी पढ़ाई भी वहीं पर हुई। सो और आगे फिर मैं, हमारे साथ एक शहर लगता है खन्ना, तो खन्ना में मैंने बीकॉम की, फिर बीकॉम के बाद फिर एमकॉम की शिमला से, फिर मैं चंडीगढ़ आ गया जॉब में। मार्कफेड एक महकमा है, सरकारी महकमा है, एशियाज लार्जेस्ट कोऑपरेटिव, वहां पर फिर मेरी जॉब लग गई। तब से मैं चंडीगढ़ में जी। और चंडीगढ़ में कितने समय से हैं तकरीबन? 1987 से, 1987 से लगातार यही रह रहे हैं जी। हाँ जी, बहुत खूब। और ये तो रहा आपके जो जीवन से लेके और आपकी एजुकेशन से लेके नौकरी तक का सफर। और फिर आपकी शादी कहाँ हुई? शादी चंडीगढ़ में होगी। अच्छा। इसी वजह से चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ की लड़की थी, टीचर यहाँ पर स्कूल में है, अब भी टीचर है, मैथ्स मिस्टर्स हैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल में। और तो वो फैमिली यहीं पर रहती थी, तो उनके साथ। और आपके बच्चे, परिवार? बेटा है जी एक, और बेटा आजकल लंदन में है। हाँ, उसके पीछे की भी पूरी कहानी है, हम इस पर भी बात करेंगे। पूरा आपने लंदन घूम लिया है, बड़े सम्मान अवार्ड बड़े वहाँ से लेकर आए हैं। वहाँ जाके आपने बड़ी गोष्ठियां, सम्मान, काफी कार्यक्रम भी हुए, शिरकत भी करी है। हाँ, वहाँ मैं बताता हूँ आपको कि जाना तो बच्चे की वजह से ही हुआ कि बेटा बड़ा इंटेलिजेंट था। वहाँ कंपनी में उसको, लोग तो जाते हैं कि बहुत पैसा देते हैं बाहर जाने के लिए, बड़ी मुश्किल में होकर जाते हैं। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चों को ऐसे नहीं जाना चाहिए। जितनी देर पक्का उसका कोई इंतजाम नहीं होता या गवर्नमेंट की तरफ से ना हो, तो बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसकी ट्रांसफर ही दिल्ली से ना कंपनी ने लंदन कर दी, तो उस वजह से उसे लंदन जाना पड़ा। और उसको आर्थिक या किसी तरह की समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड था, बड़ी अच्छी जॉब थी कंपनी में। तो फिर उसने हमें सारा यूरोप घुमाया, काफी देशों में मैं गया। लंदन में तो बहुत राइटर्स मुझे मिले जी। हाँ। एक मेन वहां पर संस्था है जो पंजाबी की है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है मैडम ढिल्लो हैं, तो वो उसकी प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने वहां पर इतने राइटर्स इकट्ठे होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, वो संडे को काफी लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहां मुझे शिरकत करने का मौका मिला, तो बड़े मान सम्मान भी उन्होंने दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। वहाँ लोग अपनी जड़ों से अब भी जुड़े हुए हैं। मुझे तो एक कहावत याद आती, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। लेकिन मैं यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे पंजाबी। बिल्कुल, पंजाबी लोग बहुत हैं। कौन सी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर। साउथ हाल एक जगह है जहाँ पर आपका जस्ट टीवी का चैनल भी है जी, और वहाँ भी मेरी 1 घंटे की लाइव इंटरव्यू उन्होंने ली। क्या बात है। साउथ हाल में उस समय जी। सुभाष जी, आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा हो गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, विश्व स्तर पर आप घूम कर भी आ गए। अब जरा आपके साहित्य पर गोल गोल घूमते हैं जी। जी। और क्योंकि देखिए ये सारी बातें, तमाम जानकारियां भी जरूरी है, क्योंकि हमारे दर्शक सुन रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं, और वो कविताओं को भी सुनेंगे, लेकिन कविता के साथ साथ जब वो साहित्यकार के जीवन से उनसे परिचित होते हैं उनको और अच्छा लगता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आप कहानी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, आप अनुवाद भी करते हैं, आप बायोग्राफी भी लिखते हैं, अनेक विधाएं आपने चुनी। पर मुझे
कहानी बहुत सारे साहित्यकार लिखते हैं, कविता भी कहते हैं, नज्म, गजल, उपन्यास, लेकिन इनके साथ साथ आपकी जो खास विधा है, एक तो आप बायोग्राफी लिखते हैं, दूसरा आप अनुवाद करते हैं। ये अनुवाद के बारे में बात करते हैं कि ये अनुवाद का ख्याल कैसे आया? दोनों की भी बात मैं बताता हूँ। अच्छा। लिखने का ही पहले तो बताता हूँ कि लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। जी जी। तो बेसिकली तो ये जो होता है पीछे से ही होता है, जो आपने निर्धारित लिखने का होता है। तो शौक था शुरू से ही मुझे। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तभी हमारे गांव में एक स्पेरा आया करता था, बीन बजाता था, बीन बजा के निकालता था। तो कालू था उसका नाम। मुझे उसकी शक्ल भी आज तक याद है, कालू स्पेरा आया करता था। अच्छा। तो हम उसे देखते थे जब वो सांप निकालता था पिटारे से। हाँ। तो मुझे उससे मैं बातें करता था सांपों के बारे में। अच्छा। कि आप इनको कैसे पकड़ लेते हो, आपको डर नहीं लगता। जिज्ञासु था तो बड़ी बातें बताता था, सांपों की कितनी वैरायटी होती है, कैसे। फिर मैंने सबसे पहला लेख लिखा उस कालू के बारे में, स्पेरे के बारे में। अच्छा। वो ट्रिब्यून में छपा, यहाँ पंजाबी ट्रिब्यून, सभी में मैं इनमें लिखता था। तो जो लेख छपा तो फिर एक क्यूरियोसिटी सी हो जाती है कि मेरा नाम छपा, अंदाज भी आ जाता है। हाँ, तो तब फिर सिलसिला शुरू हुआ ऐसे। अच्छा। फिर मैंने बहुत से पर्सनालिटी फीचर लिखे, जो भी ऐसे लोग मुझे मिलते थे, या फिर गांव की हिस्ट्री, जैसे अपने गांव की हिस्ट्री लिखी मैंने, जो ऐतिहासिक कस्बा था कैसे, उसके बारे में लिखा। उसके बाद मैंने एक गांव है संघोल, आपने सुना होगा, पुरातत्व विभाग ने वहां पर ना काफी जमीन खोद कर नीचे से बहुत चीजें निकली। अच्छा जी। पूरा महात्मा बुद्ध का एक स्तूप निकला वहां से, बहुत चीज। तो उस पर मैंने बहुत से आर्टिकल, ट्रांसलेशन थी डॉक्टर जीवी शर्मा की, वो मैंने हिंदी में अनुवाद किए, पंजाबी में अनुवाद किए, तो बहुत छपे लड़ीवार अखबारों में। खोजी प्रवृत्ति तो है ही। हाँ, कि हर कुछ अलग चीज ढूंढना। एग्जैक्टली। तो वो लिखने का सिलसिला ऐसे जब शुरू हुआ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा कोई पर्सनालिटी फीचर लिखा जाए, किताब लिखी जाए। तो बायोग्राफी सबसे पहले किन पर लिखी? सबसे पहले फिर मेरे दिमाग में आया कि कोई पात्र अच्छा हो जिसके बारे में मैं, चंडीगढ़ में मैं रहता तो मुझे सबसे अच्छा लगा नेकचंद, रॉक गार्डन के उन्होंने रॉक गार्डन बनाया था, उनको मैं मिला। तो उनके साथ मेरी बहुत मीटिंग्स होती थी। पहले उनके आइडियाज, उनकी बातें, पहले तो वो रिलक्टेंट थे लिखाने वो, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। जब मैं गया उनसे मिला तो मैंने कहा मैं आपकी बायोग्राफी लिखनी चाहता हूँ। वो कहते मेरे पर तो बहुत सी किताबें, बुक्स लिखी हुई हैं। वो एक उन्होंने पास ही एक बुक पढ़ी थी, बहुत बड़ी कॉफी टेबल बुक जैसी, वो तो वहीं बैठते हैं मुझे, हाँ, दिखाई देकर मुझे दी उन्होंने। कहते ये देखो, ये यूनेस्को ने छापा। अब कहाँ यूनेस्को, कहाँ एक सादा सा राइटर जिसने पहली बार लिखना किताब लिखनी है। तो मैंने कहा भी ये क्या हुई बात भी। मैंने कहा बात ये है, जब मैंने वो देखा, उसका प्राइस देखी किताब की, तो वो 2500 रुपए की किताब थी। मैंने कहा नेकचंद जी, ये 2500 रुपए की लेकर कौन पढ़ेगा किताब? ये तो बस लाइब्रेरियों का शीशों में पड़ी रहेगी कहीं ना कहीं दुकानों में। तो मैं तो एक छोटी सी किताब लिखनी चाहता हूँ आपकी लाइफ पर। ये तो फोटो है रॉक गार्डन, मतलब उन्होंने अनुमति दे दी। और वो किताब आपको मैं बताऊं, आप इसके बारे में, क्योंकि लेखक है, कम कह पाएंगे, हम पाठक है, हम दर्शक भी हैं। किताब को हमने चलते निकलते बढ़ते और आसमान छूते देखा है, वो बहुत मकबूल हुई है वो किताब। बस फिर और की तो फिर मैंने वो पहली करनी तो थी ही, क्योंकि एक तो बायोग्राफी थी, ऊपर से फिर इतने खूबसूरत कुछ अलग हटके, और फिर हर इंसान अपने तरीके से हर चीज को अभिव्यक्त करता है। उसका एक ही पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट जो था, बस सिर्फ वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने बोला कि आपके माना के बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत सी लिखी हैं आपके ऊपर किताबें, तो आपकी मदर टंग जो है, आपकी माँ बोली है, जो मातृभाषा है, इस पर है कोई किताब? वो लाजवाब हो। मैंने कहा मैं तो आपकी मातृभाषा पर लिखना चाहता हूँ। अच्छा, क्या थी उनकी, क्या थी? पंजाबी में। मैंने ना असल पहले पंजाबी में वो किताब लिखी थी, बायोग्राफी। वो हिंदी में प्रेम बेजी ने ट्रांसलेशन भी की उसकी, तो और भी भाषाओं में। और चलो ये तो रहा, फिर अब तक आपने कितनी बायोग्राफी लिख चुके हैं? फिर मैंने और 3-4 बायोग्राफीज और लिखी। डॉक्टर के.एन. पाठक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता की लाइफ पर। एक IAFS ऑफिसर थे, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल थी उनमें। केर सिंह जी उनकी लाइफ पर लिखा। तो मतलब अब तक टोटल कितनी बायोग्राफी हो चुकी है? 4 बायोग्राफीज लिखी जी। और उसके बाद मैंने स्टोरीज लिखी बहुत सी। अब हम बातें हैं कहानी अनुवाद के ऊपर। आप अनुवादक बहुत अच्छे हैं, और
आपने लगभग कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया है अभी तक? मैंने चंडीगढ़ के तकरीबन जितने भी हिंदी के राइटर हैं उनकी सभी की ऑलमोस्ट कहानियों का मैं ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। उसमें डॉक्टर कैलाश आलूवालिया है, बड़े बड़े राइटर हैं शहर के, तमाम है, विजय कपूर है, सभी सुशील हसरत रेलवी, आपकी कहानियों का भी जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको जस्ट टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को भी मैं इस बात की विश्वास के साथ और गौरवान्वित होकर मैं ये बात कह सकती हूँ कि गौरवान्वित होकर मैं ये बात कहती हूँ कि मेरे उपन्यास का, हरियाणवी उपन्यास का पंजाबी में जो है अनुवाद किया सुभाष जी ने। तो इसी के ऊपर एक सवाल उठता है कि मेरा उपन्यास हरियाणवी था सैल्यूट, और आपने वो पंजाबी में ट्रांसलेट किया, तो आपको हरियाणवी भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं आई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि मैं हिंदी से पंजाबी, पंजाबी से हिंदी ट्रांसलेशन काफी किया, इवन इंग्लिश से पंजाबी ट्रांसलेशन वो भी किया। हो जाता है। एक बुक थी, डीजीपी थे पंजाब के, उनकी लास्टिंग रिफ्लेक्शंस, वो मैंने इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेशन की थी, पर अभी वो छपी नहीं। माफ करना, अभी सल्यूट भी छपने जा रहा है, आप बता रहे हो। वो आपकी जो पिक्चर आई थी जी, आपको शायद याद है कि नहीं, मैंने वो पहला शो आपने आपके साथ ही देखी थी वो पिक्चर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी उसकी जी। उस वजह से मैंने फिर उस पूरे नावल को, लेकिन हरियाणवी, मेरा सवाल ये है कि हाँ, तो बात ये है कि हरियाणवी भाषा का मैंने कैसे किया। तो मैंने बताया कि मेरा जन्म तो पायल में हुआ था, लेकिन मेरी परवरिश जो हुई वो हुई गुलाची का एक जगह है हरियाणा में, उसके साथ लगता है बॉर्डर पंजाब का। गांव का नाम भी है मरौड़ी, उसका नाम भी मुझे याद है, मैं छोटा था। तो मरौड़ी गांव जो था उस पर दोनों ही भाषाओं का प्रभाव था, हरियाणवी भी, क्योंकि बॉर्डर पर था। तो इसलिए मुझे हरियाणवी भाषा काफी आती थी। तो जब मैंने वो नावल पढ़ा आपका, तो मैंने सोचा मैं तो इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा हुआ, आपने आपको सुनाया भी शायद। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक पंजाबी भाषा के लेखक, और जो अंग्रेजी से अनुवाद पंजाबी में करते हैं, हिंदी का भी करते हैं, पंजाबी से हिंदी में कर लेते हैं, अंग्रेजी में, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा राज्य की जो भाषा है, लिपि भी अलग है सभी। फिर मैं तकरीबन विदा में कहानियां भी की, उपन्यास भी किया, उसके बाद मैंने कविताएं भी की। नहीं, हरियाणवी नहीं, जो हिंदी पंजाबी वाले तो हाँ, वो तो आपका तो डिस्टिंक्शन थी काम की। लेकिन अभी मैंने हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुमता मिश्रा जी, उनकी कविताओं की किताब मैंने ट्रांसलेट पंजाबी में, हिंदी से पंजाबी में। क्या बात है, वेरी सून जी। तो आप शहर में इस वक्त इकलौते ऐसे अनुवादक हैं जिनका नाम बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ लिया जाता है। और मैं तो सुभाष जी ये समझती हूँ कि अनुवाद करना कुछ इस तरह से है जैसे दो किनारों के ऊपर एक पुल बनता है। हाँ, है ना, दो किनारों को जो पुल से हम से आर पार जा सकते हैं। भाषा बैरियर होती नहीं है। लोग इसको बैरियर समझते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाषा के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक साहित्य से दूसरे साहित्य में पहुंचते हैं। मैं केवल हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश की बात नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कि जो जितना भी हमने रूसी साहित्य पढ़ा है, हमने रसूल हमजा को पढ़ा है जी, बिल्कुल। हमने जो चेखव को पढ़ा है, और तो इसीलिए पढ़ा अगर उनका अनुवाद पुष्किन भाषा है, आवार भाषा का अनुवाद हिंदी पंजाबी। तो भास्कर जी, बहुत कुछ जाना आपके बारे में, परिवार के बारे में जाना, आपके अनुवाद करने के अंदाज को जाना, आपकी जो है बायोग्राफी, किस तरह से आप इस दिशा की ओर मुड़े और इस भाषा को, इस शैली को, इस विधा को आपने स्वीकार किया। और अब आते हैं आपकी अपनी मौलिक रचनाओं पर। तो आप साहित्य से कब जुड़े, मतलब आपने पहली रचना कब लिखी और क्या लिखी? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहली रचना जो मेरी है वो ही मानो कालू स्पेरा के ऊपर ही। फिर मैंने गाँव के जो मंदिर और रामलीला होती है, रावण के बुत, वो दैनिक ट्रिब्यून में और पंजाबी ट्रिब्यून दोनों में छपा और बड़ा मशहूर हुआ था। उस पर हेडिंग बनाया था, रावण के बुत पर लगता है मेला। अच्छा। मुझे हेडिंग भी याद है। तो ऐसे पहले तो आर्टिकल्स लिखे बहुत से, सैकड़ों ही आर्टिकल्स के बाद फिर बहुत से मैगजीन जितने हैं पंजाबी के, जहाँ दूसरे प्रीत लड़ी वगैरह, उनमें बहुत छपा मेरा। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अमूमन एक राइटर शुरुआत होती है कविताओं से, फिर गीतों से, दोहों से, फिर कहानियों से, फिर उपन्यास से। मेरे केस में रिवर्स हुआ। हाँ, मैं वही मैंने ज्यादा वार्तक लिखा, वार्तक से शुरू हुआ,
फिर जब मैं यहाँ गोष्ठियों में आने लगा, मंथन में भी शायद मैं आया करता था, अभिव्यक्ति है, साहित्यिक शहर की बहुत सारी संस्थाएं हैं, संवाद साहित्य, सभी संस्थाओं में तकरीबन शिरकत करने का मौका मिला, तो वहां से अनुवाद का सिलसिला तभी शुरू हुआ। और शहर की मैं आपको एक बात बता दूं, अपने चंडीगढ़ शहर की, दोस्तों चंडीगढ़ शहर एक ऐसा है कि यहाँ पर कितनी भी तमाम संस्थाएं हो, किसी भी संस्था का कोई भी नाम हो, लेकिन उस संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं दूसरी संस्था के बैनर के नीचे वही मिलते हैं। यानी कि एक ऐसा वट वृक्ष है साहित्य का कि यहाँ पर जड़े एक है, शाखे भले ही अलग अलग। साहित्य मतलब ही है कि दूसरे का सही बात है, सबका हित नहीं, कई बार दूसरे का हित, मेरा हित तेरा हित भी चलता है। हाँ नहीं, पर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, पर जो है वो है। शाखाएं बहुत है लेकिन वो जड़े हैं, और उन जड़ों को सभी साहित्यकार किसी न किसी रूप में अलग अलग शाखा के माध्यम से उसमें जल संचित करते हैं अपने प्रेम का, समर्पण का, और पूरा परिवार का अगर देखा जाए बहुत बड़ा विस्तार है। संस्थाओं में जाने का मुझे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि आप जैसे बहुत से एक तो राइटर मिले बड़े बड़े, जिनके काम को मैंने ट्रांसलेट किया और मुझे भी उससे पहचान भी मिली। और हमें भी आपसे बहुत पहचान दूसरा जो मैंने फिर एक किताब मैंने ट्रांसलेट की थी, शायद जहाँ काफी पढ़ी भी है, इटली में सिख फौजी। जी जी, ये किताब इसमें पढ़ी जी, मैं ये वाली जी जी ये जरूर मैं इसके बारे में बात करनी चाहूंगा। तो ये इटली में सिख फौजी किताब लिखी थी, बलविंदर सिंह चाहल है जी, इंग्लैंड में रहते हैं जी। तो इसको मैंने फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया। बड़ी ही खूबसूरत किताब है। इस किताब से हम लंदन में जब गए तो वहाँ बहुत बड़ा एक भव्य फंक्शन हुआ जी, वहाँ मान सम्मान भी बहुत हुआ, इसकी वजह से लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत हुआ राइटर से। और फिर ये किताब हमें वेस्टमिंस्टर में भी लेकर गई। लंदन की जो पार्लियामेंट में हम गए, MP थे वहाँ के, जो उन्होंने को हमने भेंट की किताबें, और उन्होंने सारा हमें घूमकर साथ चलकर हमें पूरा दिखाया भी वहाँ का। आपको तो बड़ा अच्छा आपकी लगा बात सुनकर, आपसे मिलकर, आपकी शख्सियत के बारे में हम जितना जानते हैं पिछले 20 सालों से, 20-25 सालों से, एक बात तो समझ में आती है भास्कर जी के सिर्फ फूल ही नहीं महका करते, सिर्फ फूल ही नहीं महका करते, कुछ शख्सियत भी महका करती हैं, और आप बिल्कुल वैसी ही शख्सियत हैं। आपका मिलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, पूरे हृदय से सबको पूरी तरह से समर्पित, बहुत ही साफ सुथरी छवि, बहुत ही फराख दिल, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम करने वाले, और सभी के साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाली हस्ती हैं। आप सबके दिल में रहते हैं, ना सिर्फ घर पे जाते हैं या साहित्य में मिलते हैं। ये भी रहा कि जो मैंने बताया कि मुझे मेंटर्स बहुत अच्छे मिले। तो भले ही मैं बात करूं, मोहन भंडारी थे, बहुत अच्छे राइटर थे, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। डॉक्टर मेहंदी रत्ता थे, बिल्कुल माधव कौशिक जी हैं, या तो सुशील जी हैं, प्रेम बिज हैं, अमरजीत अमर है, विजय कपूर, किस किस का मैं नाम लूं। ऐसे लोगों को मिलने से मुझे काफी कुछ सीखने का भी मौका मिला, और मेरा काम आगे बढ़ता रहा उसमें। और यहाँ आखिरी मैंने कविताओं का सिलसिला में यही शुरू हुआ गोष्ठियों से। जी जी, गोष्ठियाँ इंसान को बहुत आगे लेकर जाती हैं, बहुत सिखाती हैं, और सामाजिक दायरा बढ़ाती हैं, और हमारा विकास यात्रा हमारी और ज्यादा लंबी होती है गोष्ठियों को अटेंड करने से। और चलो, हमने सारे जहाँ की बातें कर ली, अब बातें कर ले जरा कविताओं की। आपकी अपनी मौलिक रचनाओं से, देखिए आप प्रकृति प्रेम कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं, आप कोरोना के ऊपर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने वो कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर आपकी कलम ना चलती हो, क्योंकि मैं तो खुद आप मेरे मित्रों में से एक हैं, और मैंने आपकी रचनाओं को बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है, करीब से आपको भी देखा है, आपके परिवार को भी देखा है, आपकी रचनाओं को भी देखा है, तो मुझसे बेहतर आपको कौन जान सकता है। मैं सच कहूं तो मेरे भी दिल में आपका अधिकार है, आपकी जगह है, हम भी आपका दिल से बहुत सत्कार करते हैं और प्यार करते हैं। और बात है रचनाओं की, तो एक बात पे मैं जरूर अपने दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ कि भास्कर जी के जीवन में एक दौर ऐसा आया जब इनकी धर्म पत्नी को जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ, और इन्होंने अपने प्यार से, समर्पण से, सेवा से उनको किस तरह से उस मनोस्थिति से, उस स्थिति से किस तरह से उनको उठाया, उनको जीवन दिया, किस तरह से उनकी सेवाएं करी। और पॉजिटिव कहते हैं कि सकारात्मक सोच हो, बंदा स्वभाव से पॉजिटिव हो, आशावादी हो, तो जिंदगी में बहुत कुछ
बहुत कुछ, जितना भी अंधेरा है वो स्वयं दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश होने लगता है और जीवन भी, तन भी, मन भी, घर भी, सब कुछ स्वस्थ होने लगता है। कुछ ऐसी ही शख्सियत है। तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कहते हैं बुरा वक्त गया तो भूल जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन exactly. क्या सिखाया आपने? तो यहाँ भी ये साहित्य मेरे बहुत काम आया कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, सकारात्मकता बहुत जरूरी है। नो डाउट के बड़ा मुश्किल दौर आया, जब कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, तो बड़ा टफ टाइम होता है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ क्योंकि ये बात कहनी बहुत जरूरी है। हमने भास्कर जी के घर पे खुद देखा है अपनी बीवी को बच्चे की तरह दवाई देते हुए, बच्चे की तरह खाना देते हुए, बच्चे की तरह केयर करते हुए। सो एक काउंटर पार्ट का ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फर्ज भी यही है कि हम अगर जितने जिंदगी में पतझड़ आते हैं उतने बसंत भी आते हैं, तो बसंत में अगर हम इकट्ठे हैं तो पतझड़ में भी हमें इकट्ठे रहना चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसमें मेरे एक तो नेचुरोपैथी बहुत काम आई। हमने जो ट्रीटमेंट तो लिया ही लिया, लेकिन मैंने जो डिप्लोमा किया था ये नेचुरोपैथी का NDDY गांधी स्मारक भवन से उस समय, तो वहां पर उन्होंने एक चीज बताई थी, डाइट पर ध्यान देना। दवाइयां तो जो ठीक है लेनी पड़नी थी जरूरी, लेकिन उसके लिए मैं हर रोज डेली सूप बनाता था, वेजिटेबल सूप, क्योंकि हम वेजिटेरियन थे। हमने खूब देखा है अपने आंखों से। हाँ, सो एक तो वो उसको रोज मैं देता नहीं, था। मैं ये कह रही हूँ प्यार क्या होता है, हाँ, केयर क्या होती उसमें है, एंटी कैंसर चीजें सारी डाल के, चुकंदर, जो जितना भी सारी चीजें, ब्रोकली वगैरह हर चीज डाल के। तो दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग, उसकी अपनी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज और आपकी भी तो थी मेरी उनको ठीक करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वजह है कि हम उससे निकल आए, आप वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं अपने दर्शकों से तो मैं दर्शकों को ये आपके साथ कहने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कैंसर ठीक भी हो जाता है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विल पावर चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। विल पावर उनकी भी होनी चाहिए जिनको कैंसर है, और विल पावर उनकी भी होनी चाहिए जो उनको संभाल रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अच्छे जीवन साथी के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में आप बहुत स्थापित हुए हैं, अपने आप को साबित किया। मैंने कहानी भी लिखी, फिर कैंसर ठीक हो सकता है। अच्छा, इस पर एक कहानी भी लिखी है। तो भास्कर जी, अब वो वक्त, वो घड़ी आ गई है कि बहुत कुछ जान लिया है, अब कविताओं को जानना है। तो आपसे गुजारिश करती हूँ एक खूबसूरत कविता। चलो, मैं तो एक चीज और नोट की है आपसे, जितने भी मैंने सवाल किए हैं आप गंभीर थे, कविताओं की बात की तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। कविता चीज ही ऐसी है जी। तो वैसे मेरी जो कविताएं हैं ये मिक्सचर ही होती हैं, रली मिली मेरे दिल से निकले हुए जज्बात होते हैं जी। स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप धरती माता जिस पर हम रहते हैं, प्रकृति प्रेम है, धरा परी पहली कविता सुनाता हूँ आपको। धरा हरी ममता भरी, देती खूब प्यार, धरा का करना चाहिए माँ जैसे सत्कार। क्या बात है। गोद में इसकी पलते, खेलते कूदते हुए जवान, गोद में इसकी पलते, खेलते कूदते हुए जवान, इसी पर भव्य इमारतें बनती, इसी पर बनते मकान। सुंदर बाग बगीचों में जहाँ खिलते सुंदर फूल, इसी पर मंदिर मस्जिद बनते, इसी पर बनते स्कूल। सुंदर वनस्पति इसकी देती, तरह तरह के सब्जी फल, सूखे मेवे शक्कर शहद से भरा है इसका आंचल। रूस या हो यूक्रेन, रूस या हो यूक्रेन, त्यागना होगा युद्ध का मार्ग, मिल बैठकर मसला सुलझाएं, निकलेगा तभी हल। बमों और मिसाइलों से मत रौंदो धरती माता, मानवता का धर्म में बस यही है सिखलाता। विश्व शांति के लिए सबको करना है प्रयास, करना ना पड़े बाद में फिर हमको पश्चाताप। क्या बात है। युद्ध छोड़कर मानवता का सब करें प्रचार, धरा हरी भरी होगी देगी खूब प्यार, धरा हरी भरी होगी देगी खूब। और आजकल यही तो हो रहा है कि हम प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे। और एक कविता है कुछ इस तरह की, पहाड़ टूटने के ऊपर, दरकने के ऊपर, उस पर भी एक कविता है। हाँ जी, वो कविता है आपके पास जी। तो मैं उस पर भी एक कविता आपको सुनानी चाहता हूँ कि कैसे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, जो नहीं होनी चाहिए, और फिर प्रकृति हमें कैसे छेड़ती है। बिल्कुल जी, लेकर आया था प्रकृति पर भी। हाँ, पहाड़। कविता का सिरलेख है बरसते पत्थर। जी।
सावन तो बहुत मदमस्त आया करता था, कल कल बहते शीतल जल के झरने लाया करता था, रसीले आम चुपाया करता था, लगती थी झड़ी बनते थे खीर पूड़े जी। पीपल पर झूले झूलती थी किशोरियां, क्या बात है। चारों तरफ छा जाती थी हरियाली, खिल उठती थी धरा। अब के कैसा सावन आया, रूठा रूठा दबंग सा, कौंधती बिजली, गरज रहे डरावने बादल, फट रहे हैं पहाड़ों पर तेज मूसलाधार मानसूनी बारिश, बरसा रही है कहर, करती मृत्यु तांडव, डूब गए घर, भीग गए चूल्हे, बह गया है ईंधन, भूख के सताए, पानी में फंसे हैं लोग, पानी की एक एक बूंद को प्यासे, पानी में फंसे हैं लोग, पानी में फंसे हैं और एक एक बूंद के लिए भी प्यासे। क्यों हो रहा है भूस्खलन, पत्थरों की बरसात, किसने घोंपा पहाड़ की पीठ में बारूद, अब सादी चट्टानें टूट कर गिर रही हैं सड़कों पर, मलबे में फंसे वाहनों में दबे लोगों की चीखें चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं, भूकंपों से कमजोर हुई ये चट्टानें, भूकंपों से कमजोर हुई ये चट्टानें या मानवीय करामातों से। देना ही होगा हमें जवाब, बंद करनी होगी कुदरत से छेड़छाड़, वरना भरनी होगी चट्टी हमारी आने वाली पीढ़ियों को। क्या बात, वरना भरनी होगी चट्टी। देखिए दोस्तों, इस कविता में भास्कर जी ने प्रकृति के साथ पहले हमने छेड़छाड़ की है, उसके बाद प्रकृति ने हमारे साथ की है। तो इसलिए हमने अपने प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है और किस वजह से हम आज इस समस्या को जूझ रहे हैं, इससे झेल रहे हैं, परेशान हैं, इसका भी समाधान बताया और व्यवधान भी बताया कि किस कारणों से ऐसी स्थिति हुई है और समाधान भी। ये है एक पक्ष और साथ ही दूसरा पक्ष भी साथ में समाहित कर दिया है। ये है सकारात्मक सोच, प्रकृति प्रेम, यानी प्रकृति की चिंता भी मुखरित हो रही है रचनाओं में। भास्कर जी, और भी बहुत सारे अलग अलग मयार की रचनाएं हैं, अलग अलग मयार, अलग अलग विषय। सबसे पहले तो व्यक्ति जैसे गांव से शुरू होता है तो माता पिता होते हैं। एक हफ्ते में पिता पर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप रिश्तों के ऊपर भी, रिश्तों को तो बहुत नहीं, मुझे पिता पर थोड़ा कम लिखा जाता है। देखिए, मैं आपके बारे में आपसे ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इतना जानती हूँ कि आप रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, रिश्तों को संभालना जानते हैं, रिश्तों को महसूस करते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं। तो जाहिर सी बात है पिता तो जरूर होंगे। पिता के ऊपर एक कविता आपसे साझी करता हूँ जी, श्रोतों को पसंद आएगी, बिल्कुल आएगी जी, क्योंकि सभी के रिश्ते हैं, सभी के पास पिता है। एग्जैक्टली, पिता से ही शुरू होता है, पिता से ही जीवन शुरू होता है। पर्वत से भी ऊंचा है केवल एक किरदार पिता का जी, पर्वत से भी ऊंचा है केवल एक किरदार पिता का, औलादें ही होती हैं बस पूरा संसार पिता का। क्या बात है। चाचे ताए बहुत से रिश्ते, चाचे ताए बहुत से रिश्ते, नदियां झीलों की मानंद, सब रिश्तों से ऊपर होता, सब रिश्तों से ऊपर होता सागर सा विस्तार पिता का। अपनी हसरतें दफन हृदय में, अपनी हसरतें दफन हृदय में कर सकता जो जीवन भर, अपनी हसरतें दफन हृदय में कर सकता जो जीवन भर, हम जो मांगे मिल जाता है ऐसा है इकरार पिता का। क्या बात है। पानी सा रिश्ता है उनसे घुल मिल जाए इस कदर, घनिष्ठ मित्र सा रहता है बच्चों से व्यवहार पिता का। क्या बात है। डांट में भी जो शिक्षा देता, डांट में भी जो शिक्षा देता वो सच्चा मार्गदर्शक, जिंदगी को जीना सिखलाता ऐसा है संस्कार पिता का। जीवन भर संघर्ष है करता, आंधी आए या तूफान, मंजिल पर जब पहुंचे बेटा वो सपना साकार पिता का। क्या बात है। लास्ट बंद है, खारा पानी आंखों में रख, खारा पानी आंखों में रख, बेटी की जो करे विदाई, बस ऊपर से जो छलके वो होता है प्यार पिता का। क्या बात बस ऊपर से क्या बात है, क्या बात है। आपकी इस कविता पे एक बात तो याद आती है कि
जो पिता होता है ना उसको ये लगता है कि अपना सारा नॉलेज बच्चे की खोपड़ी खोल के डाल दो, मतलब अनुभव करना ना पड़े बच्चे को, जबकि हम कहते बेटा आग से दूर रहो, आग से दूर रहो, वो मानेगा नहीं जब तक जलेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो ये मार पिता यही रहता है कि जब तक, लेकिन कहते हैं कि जब तक आग के पास जाके वो जलेगा नहीं तब तक वो अनुभव लिए बगैर पीछे नहीं हटेगा। तो जरूरी है। लेकिन पिता को हर वक्त, माता पिता को यही रहता है कि ये भी सिखा दूं, ये भी सिखा दूं, है ना, कोई ऐसा पुर्जा हो, तो सारा दिमाग, सारी जिंदगी के अनुभव उनको। अनुभव के अलावा संस्कार सबसे बड़ी चीज। संस्कार जब हम अपने बच्चों को जो संस्कार अगर सही दें जी, तो मतलब ही नहीं बच्चे बिगड़ जाए। तो बिगड़ने का कारण कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग भी होती है। कई बार माँ बाप तो संस्कार देते हैं, लेकिन बाहर की संगत जो अचार बना देती है संस्कार का, कई कारण होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा, अगर अच्छे संस्कार भर दो बच्चों में, वो पूरी जिंदगी काम। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और संस्कार ही जो है हमें संचालित करते हैं हमारे जीवन को, कि हमें कैसे रहना है समाज में, परिवार में, रिश्तों में, अपने दायित्व को किस तरह निभाना है, ये संस्कार ही सिखाते हैं। और भास्कर जी, इतना कुछ आपसे जानने को है कि हमारे पास सवाल बहुत है, सीमित समय हो गया है, तो मैं तो यही कहूंगी कि दोबारा फिर आपको हम स्टूडियो में ज़हमत देंगे, क्योंकि इतने कम समय में आपको आपका नॉलेज, आपका जीवन, आपकी दर्शन, साहित्य दर्शन और आपका अनुवाद, आपकी बायोग्राफी, सब इतना है कि एक समंदर है और उसको एक घड़े में समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपको फिर से ज़हमत देंगे और हमें यकीन है आप हमारे अनुरोध पर फिर से आएंगे। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक दी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक भी आज बेहद प्रभावित रहे होंगे कि किस तरह से जीवन में उबड़ खाबड़ जो जीवन की पगडंडियां हैं उन पे अपने साथी का, जीवन साथी का, समाज का, दोस्तों का किस तरह से हाथ लेकर चलना है, ताकि हम सही संरचना कर सकें समाज की, संगठित परिवार की। बहुत कुछ आज आपने जाना, कविताएं भी आपने सुनी, जीवन दर्शन को समझा। यही तो है साहित्य दर्शन, जिसने जीवन को समझ लिया उसने साहित्य को भी समझ लिया दोस्तों। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें मेल करें, info@justbroadcasting.com पर हमें संपर्क करें, प्यार दें, दुआएं दें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे और भास्कर जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।